नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। कोविड के बीच धीरे धीरे खुलते हुए मार्केट का स्वरूप बदल चुका है, बिजनेस मॉडल अपडेट हो चुके हैं, यहाँ तक कि आपका घर भी आधा ऑफिस और आधा स्कूल हो चुका है। ऐसे में को वर्किंग प्लेयर नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब को वर्किंग प्लेयर आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोडक्ट दे रहे हैं ताकि आपको घर पर बैठे हुए वर्क फ्रॉम होम करते हुए ऑफिस की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। ऐसे में को वर्किंग का जो ताज़ा मार्केट है, जो ताज़ा हालात हैं, वो किस तरह के हैं, किस तरह की चुनौतियां को वर्किंग में आप इस वक्त देखने को मिल रही हैं, या जो आने वाली संभावनाएं हैं, इसके लिए को वर्किंग सेक्टर कितना तैयार है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इन पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमित रमानी, जो फाउंडर हैं ऑफिस के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस पर। अमित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कोविड ने रियल एस्टेट सेक्टर को भारी चोट पहुंचाई है, फिर चाहे वो कमर्शियल रियल एस्टेट हो या फिर हाउसिंग हो। ऐसे में को वर्किंग सेक्टर जो एक उभरता हुआ मार्केट था, उसको किस तरह का नुकसान आपने देखा है, और अभी जब चीज़ें खुल चुकी हैं तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? दीपक जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, सारे जो सेक्टर थे रियल एस्टेट से कनेक्टेड, उनमें सब में इम्पैक्ट आया है एंड कोवर्किंग में भी आया। अप्रैल और मई में तो मेजर इम्पैक्ट रहा बिकॉज लॉकडाउन था। ऑक्यूपेंसी फिजिकली कोई भी लोग नहीं आ रहे थे। इंटरेस्टिंगली जून और जुलाई में हमने काफी लोग ऐसे देखे बिकॉज हमारा जो बेस था कस्टमर का, वो कॉम्बिनेशन था लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर्स, एसएमईज और स्टार्टअप्स एंड फ्रीलांसर्स का। तो जो छोटे साइज जिन्होंने कम सीटें ली हुई थी हमारे से, जिनके टेन्योर शॉर्ट ड्यूरेशन के थे, हमने जरूर देखा है इन जून जुलाई काफी लोगों ने बेसिकली हमारी स्पेस छोड़ी। और विच इज द केस फॉर एवरीबडी। जितने भी प्रोवाइडर थे कोवर्किंग के, उनको इसमें काफी इम्पैक्ट आया। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लॉकडाउन टिल अबाउट जुलाई तक उसका इम्पैक्ट काफी रहा। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक हमने जो ट्रेंड देखा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, जुलाई ऑनवर्ड्स हमारी जो सेल्स थी नई सीटों की, वो ऑलमोस्ट 80% प्री कोविड लेवल पे पहुंचने लगी। तो जो ट्रेंड हमने देखा उससे हमें ये समझ में आया कि जो कन्वेंशनल रियल एस्टेट लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे, उन्होंने जहां पे भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली नोटिस देने की, जहां उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा था, वहां उन्होंने कमर्शियल कन्वेंशनल स्पेस छोड़ के कोवर्किंग को अपनाया। और ये ट्रेंड इनफैक्ट अक्टूबर का जो महीना रहा हमारा सबसे बेस्ट महीना रहा पिछले 6-7 महीनों में। एंड जो नई सीट की सेल है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गई प्री कोविड लेवल पे। वो हमारे को एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि जो दिक्कतें आई वो जरूर आई। जो लार्ज प्लेयर थे, जिनके पास कैपिटल अवेलेबल था, जिनका बेस बड़ा था, जिनके पास लार्ज कस्टमर्स थे, दे वर एबल टू सस्टेन। उन्होंने अपने आप को सस्टेन कर लिया इस दौरान। करेक्ट। आगे जाते हुए ये दिखने को आ रहा है कि कमर्शियल रियल एस्टेट, कन्वेंशनल ऑफिस से लोग फ्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। तो ये सेक्टर फिर से तेजी पकड़ेगा। कुछ लेवल नॉर्मलसी का आना बहुत जरूरी है। अभी ऑलरेडी बात शुरू हो गई है कि क्या इंडिया सेकेंड वेव आएगी यहाँ पे या नहीं आएगी। हमारा ये मानना है कि आएगी या नहीं आएगी उसका तो मैं अनुमान नहीं लगा सकता। मैं ये भी अनुमान नहीं लगा सकता कि गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी। बट ये जरूर है, जब थोड़े लेवल की स्टेबिलिटी और नॉर्मलसी आएगी तो कोवर्किंग का सेक्टर बहुत ही ज्यादा तेजी पकड़ेगा कंपेयर्ड टू कमर्शियल कन्वेंशनल ऑफिसेस। अमित जी, कोविड के चलते जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हमने बढ़ते हुए देखा, ऐसे में आपने बिजनेस मॉडल में किस तरह का बदलाव किया? दीपक जी, इसमें 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट है नोट करनी। एक तो प्री कोविड हम लोग सारे एक सेंट्रल लोकेशन पे, जिसे लोग हेडक्वार्टर या मेन ऑफिस कहलाता था, वहां पे जाते थे। 2-3 घंटे आदमी ट्रैवल करता था एवरी डे टू गेट टू दैट लोकेशन। अब जबकि हम सब लोग एक लार्जेस्ट वर्क फ्रॉम होम एक्सपेरिमेंट को नॉट बाय चॉइस बट बाय नेसेसिटी की वजह से हम लोगों ने इसको अपनाया, उससे हमें ये समझ में आ गया कि बहुत कंपनियों में प्रोडक्टिविटी के लेवल मोर और लेस सेम ही रहे। राइट, कंपनीज अपना काम अच्छे तरीके से करती रही जहां पे उनके जो एम्प्लॉइज थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। हमारा ये मानना है, जब जिस लेवल की भी नॉर्मलसी आएगी, कम से कम 30% लोग
अपने ऑफिसों में वापस नहीं आएंगे। एंड ये जो लोग हैं ये दो कैटेगरी में होंगे। एक, वर्क नियर होम। सो वो कहेंगे भाई हम 2 घंटे 3 घंटे क्यों अपना टाइम जाया करें एक ऑफिस में जाने के लिए, जब हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं घर से या घर के पास से। सो हमारा ये मानना है वर्क नियर होम और वर्क फॉर होम दो चीजें ऐसी होंगी जो एक रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी, किसी भी कंपनी की रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी का कोर बन जाएंगी। हमने इसको रिएक्ट करते हुए हमने 6 महीने पहले अपना वर्क फ्रॉम होम प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऑफिस एट होम। एंड इसमें हम एक स्मार्ट डेस्क, एक एर्गोनॉमिक चेयर और जो सारी सहूलियतें आपको एक कन्वेंशनल ऑफिस में मिलती हैं वो हम लोगों को घर पे दे रहे हैं। आईटी सपोर्ट, अगर आपको प्रिंटिंग करनी है नियरेस्ट सेंटर आप जा सकते हैं, आपका कुरियर पैकेज आना है आप बिजनेस एड्रेस की तरह यूज कर सकते हैं। सो ये वर्क फ्रॉम होम का प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया और इस पे हमारे को काफी सक्सेस भी मिला बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो हमारा ये मानना है कि वर्क फ्रॉम होम का प्रोडक्ट जो है, जो वर्क स्पेस होती थी वो अब होम स्पेस से कुछ लोगों के लिए जी हमारा ये मानना है 10 से 12% लोगों के लिए ये एक रियलिटी बन जाएगी। दूसरा, हमारा जो नेटवर्क था, हमारे पास 67 लोकेशंस थी जिनमें 35,000 सीटें थी। प्री कोविड ऑलमोस्ट 30,000 आदमी उन सेंटर्स में काम करता था। हमारा ये मानना है बिकॉज हमारा 7 मेट्रो में प्रेजेंस है, आज 9 सिटीज में प्रेजेंस है। सो हर जिसको भी वर्क नियर होम करना है, हमारा कोई ना कोई सेंटर 7 मेट्रोज में उन लोगों को मिलेगा। सो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल जो अब प्रेवलेंट रहेगा पोस्ट कोविड में, तो क्लियरली हमारा ये मानना है कि ये जो दो प्रोडक्ट हमने, एक तो पहले से ही था हमारे पास जो सेंटर का हमारा नेटवर्क बना हुआ था अक्रॉस इंडिया का, दूसरा जो वर्क फ्रॉम होम का प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, ये दो चीजें सहूलियत देंगी उन लोगों को जो वर्क नियर होम या वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अमित जी, 2015 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो आपने करीब $81 मिलियन का निवेश पाया है, लेकिन आफ्टर कोविड अब ट्रेंड काफ़ी अलग है, संभावनाएं काफ़ी अलग हैं, निवेश को लेकर लोगों का नज़रिया बदला है। ऐसे में आप भविष्य को लेकर किस तरह के एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, मैंने आपको पहले कहा कि कन्वेंशनल ऑफिस से लोग फ्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक जो आंकड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि प्री कोविड about 25 मिलियन स्क्वायर फुट ऑफ अ बिलियन स्क्वायर फुट कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट, यानी कि 2.5% ऑफ टोटल कमर्शियल मार्केट वाज कोवर्किंग। हमारा ये मानना है, और ये हमारे जो आईपीसी पार्टनर्स हैं जेएलएल सीबीआर, उनका भी ये मानना है कि ये मार्केट 5 गुना बन जाएगा। 125 से 150 मिलियन के बीच में ये मार्केट कोवर्किंग का बनेगा। सो क्लियरली जब मार्केट बड़ा होगा तो जितने ब्रांडेड प्लेयर हैं, जितने लार्ज प्लेयर हैं हमारे जैसे, हमारे और कंपेटिटर्स जैसे, उनको बहुत फायदा होगा। बिकॉज अगर 5 गुना मार्केट बढ़ेगा तो हमारा भी मानना है कि हम भी उसी के अंतर्गत एक्सपैंड करेंगे। हमारा ये मानना है कि आज की डेट में हमारे पास 35 से 36,000 सीटें लाइव हैं। अगले 3 साल में ये हम इसको 2 लाख सीटों तक ले जाना चाहते हैं ऑफिस के दायरे में ही जी। प्री कोविड हमारा 2.5 मिलियन स्क्वायर फुट था। हमारा ये मानना है ये कम से कम 10 मिलियन स्क्वायर फुट हमारे लिए हो जाएगा अगले 2 से 3 साल में। सो जैसे मार्केट बड़ा होगा, 4 से 5 गुना बड़ा होगा, हमारा भी यही प्लान है कि हम भी उसको अपॉर्चुनिटी को लेते हुए अपना साइज 4 से 5 गुना बढ़ाएं अगले 2 से 3 साल में। अमित जी, क्या को वर्किंग के अलावा और दूसरे सेक्टर भी आप निवेश के तौर पर देख रहे हैं, वहां भी कुछ संभावनाएं दिख रही हैं आपको? दीपक जी, हमने जो 2015 में जब बिजनेस शुरू किया था तो हमने एक काइंड ऑफ गाइडलाइन लिखी थी कि इंडिया में किस टाइप की कोवर्किंग चलेगी, राइट। और हमने उसी अपनी जो हमने गाइडलाइन सेट की थी उन्हीं के बेसिस पे एक्सपेंशन किया। और आज हमारा ये मानना है जो हमारी स्ट्रैटेजी तब हमने अपनाई थी उसके करके हमारे को इम्पैक्ट जरूर हुआ, बहुत कम हुआ और कंपेटिटर्स के मुकाबले। और हम इसके जैसे ही सिचुएशन स्टेबलाइज होगी, हम इसमें हमारी जो एक्सपेंशन है वो गति पकड़ेगी। इसी करके हमने 2020 में ये एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी देखी
और हमने ये सोचा कि जो एक हम कोवर्किंग और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस का प्लेटफॉर्म था, उसको किस तरीके से हम एक वर्क स्पेस का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो हमने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। मैंने ऑफिस एट होम के बारे में बात करी। दूसरा प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया है वो ऑफिस ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट है, जिसमें जो कंपनियां आज खुद अपनी स्पेस ले रही हैं और अपना रीडिजाइन करना चाहती हैं स्पेस, या स्पेस गिव अप करना चाहती हैं, हम उनके साथ पार्टनर करके उनकी वो स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जिससे कि एक्सेस स्पेस उनसे लेके हम कोवर्किंग की तरह रन करेंगे। ये हमारा ट्रांसफॉर्म का हो गया। तीसरा, हमने ये भी देखा बहुत सारे कोवर्किंग छोटे प्लेयर थे, बहुत सारे ऑफिसेज अपने आप रन करने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत सारे मॉल ओनर्स इंटरेस्ट दिखा रहे थे कोवर्किंग खोलने के लिए। तो हमने एक पावर्ड बाय ऑफिस का प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसमें हमने हैदराबाद में ऑलरेडी एक साइन अप कर लिया है, जिससे एग्जिस्टिंग सेंटर्स ऑफ कोवर्किंग सेंटर्स या जो डेवलपर्स अपना कोवर्किंग सेंटर चलाने की कोशिश कर रहे थे, हम उनको ओवरटेक कर लेते हैं और ऑफिस की तरह रन करते हैं। चौथा प्रोडक्ट हमारा जो है वो है ऑफिस केयर का। हमें यह मानना था कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही मायने रखेगी, बिकॉज लोग पोस्ट कोविड एरा में क्लियरली ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस बहुत होगी, कौन ये मेरी स्पेस मैनेज करता है, बहुत इंपॉर्टेंस होगी। तो हमने ऑफिस केयर का प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो सिर्फ कोवर्किंग और एंटरप्राइज से अब हम एक वर्क स्पेस का प्लेटफॉर्म बन गए हैं, जिसमें ये 4 प्रोडक्ट हैं: ऑफिस एट होम, ऑफिस ट्रांसफॉर्म, पावर्ड बाय ऑफिस एंड ऑफिस केयर। बट सारे जो हैं सोल्यूशन वो कमर्शियल रियल एस्टेट में ही हैं, वहां से हमारे बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है। अमित जी, जैसा कि हमने देखा, कोवर्किंग इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर स्टार्टअप्स थे, एसएमईज थी और एंटरप्रेन्योर्स थे, लेकिन इस बीच जो ये कोविड का पीरियड है, इसमें किस सेक्टर के लोगों ने सबसे ज़्यादा कोवर्किंग स्पेसेस यूज़ की हैं? देखिए दीपक जी, 50% जो हमारा बिजनेस था वो एंटरप्राइज प्रोवाइडर, एंटरप्राइज क्लाइंट्स का था। करेक्ट। एसएमई और स्टार्टअप्स 35 और 15% रिस्पेक्टिवली थे। तो जो हमारा करंट जो एंटरप्राइज क्लाइंट्स है वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत सारे किस छोटी ऑक्यूपेंसी अभी सीमित ऑक्यूपेंसी हो रही है, बट वो लोग यूज कर रहे हैं। एसएमई सेक्टर में बीएफएसआई वाला सेक्टर जो है, फिनटेक बीएफएसआई, उन्होंने बहुत तेजी से वापस आए हैं। बीपीओ केपीओ वाला सेक्टर है, वो भी बहुत तेजी से वापस आए हैं। ऑब्वियसली ऑक्यूपेंसीज लो हैं उनकी भी, वो मैनेज कर रहे हैं डेंसिटी अपनी, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मैनेज कर रहे हैं, बट वो सेक्टर वापस आया है। तीसरा जो है वो एड टेक, हेल्थ टेक, एनी जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स या एसएमईज थे, वो बहुत ही तेजी से वापस आए हैं। तो ये सेक्टर जो है हम देख रहे हैं। हमारा ये मानना है आईटी आईटीएस अभी थोड़ा स्लो है, बिकॉज वो सारा काम जो है बहुत लोगों का अभी घर से बहुत बढ़िया चल रहा है, बट वो सेक्टर भी वापस आएगा। बिकॉज जो घर, हमारा ये मानना है, अभी एक रिसेंट सर्वे हुआ था, उससे हमारा को ये समझ में आया कि 80% लोग अब वापस आना चाहते हैं। लोग थोड़े बहुत तंग हो गए हैं घर बैठे बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कि अगर आप जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और किस तरह की संभावनाएं वहां पर हैं। विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी लेना फायदेमंद हो सकता है या फिर नुकसानदेह, और क्या हैं बारीकियां। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब बात करते हैं उस अहम बदलाव की जिसके बाद अब हर भारतीय धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में प्रॉपर्टी में निवेश कर सकता है, घर ले सकता है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 17 में जो बदलाव किया है, उस बदलाव के बाद यह संभव हो पाया है कि अगर आप भी जम्मू कश्मीर में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो यह सपना साकार हो सकता है। लेकिन तमाम सवाल हैं, तमाम आपत्तियां हैं, तमाम अनुमतियां हैं जिन पर नज़र डालने की ज़रूरत है, जिनको समझने की ज़रूरत है, और इन्हीं बातों को आज हम इस सेगमेंट में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद क्या अब वाकई हर भारतीय जम्मू कश्मीर में घर खरीद सकता है या फिर अभी इसमें कोई पेच है? देखिए दीपक जी, धारा 370 और 35A हटने के बाद
ये बहुत पहले से चल रहा था कि जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन अब सर्कुलर आया है। अब कोई भी भारत का नागरिक अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो इस सर्कुलर के बाद वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन उसके पास इंडिया की वैलिड आईडी होनी चाहिए। उसके पास भले ही डोमिसाइल वहां का हो ना हो, क्योंकि अब तक डोमिसाइल मैंडेटरी हुआ करता था। डोमिसाइल से भी पहले की अगर हम बात करें तो वहां पर परमानेंट कार्ड वैलिड हुआ करता था, उसके बेस के ऊपर ही प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। अब भारत का कोई भी नागरिक प्रॉपर्टी खरीद सकता है अगर उसके पास वैलिड आईडी है तो। प्रदीप जी, आम भारतीय के लिए वहां पर किस तरह की जमीन खरीदी जा सकती है? क्या कोई स्पेसिफिक एरिया डिसाइड किया गया है, कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग की गई है, या फिर पूरे कश्मीर में कहीं पे भी निवेश किया जा सकता है? देखिए, कोई भी भारत का नागरिक प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन उसके लिए रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एक्ट्स पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो ही वो खरीद सकता है। और साथ में ये क्लियर किया गया है कि वो प्रॉपर्टी म्युनिसिपल एरिया की लिमिट्स के अंदर हो। मतलब अगर म्युनिसिपल एरिया की लिमिट्स के बाहर है तो वो प्रॉपर्टी खरीदने लायक नहीं होगी। इसमें किसी टाइप की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी अगर होती है तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वहां के लैंड ओनर्स, वहां के फार्मर्स के लिए बेसिकली रिजर्व रखा गया है कि उनको भी किसी टाइप की दिक्कत ना हो। प्रदीप जी, नए नियम के तहत डोमिसाइल में किस तरह के बदलाव किए गए हैं? डोमिसाइल को लेकर अब क्या क्लैरिटी है, उसको जरा बताइए। देखिए दीपक, सबसे समझने वाली बात यह है कि पहले जिसके पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होता था वही प्रॉपर्टी खरीद सकता था। अब डोमिसाइल मैंडेटरी कर दिया गया है, और डोमिसाइल उस पे वैलिड होगा जो वहां का बाशिंदा है, जिसका वहां जन्म हुआ है। दूसरा, अगर उसके स्पाउस की जो उसका बॉर्न है वो जम्मू कश्मीर का है तो भी वो डोमिसाइल के अंदर उसका काउंट होगा। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में जिसके बच्चे वहां पे 10 मिनिमम 10 ईयर से सेटल्ड हैं तो वो भी डोमिसाइल के अंदर काउंट होगा। तो इस कैटेगरी में डोमिसाइल की वैलिडिटी मानी जाएगी। प्रदीप जी, मान लीजिए कोई फार्म हाउस के पर्पज से वहां जमीन लेना चाहता है, खेती करने के पर्पज से वहां पर जमीन लेना चाहता है, तो उसके लिए किस तरह के विकल्प होंगे वहां पर? देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड आप बिल्कुल भी बाय नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड की पहली कंडीशन है कि अगर आप वहां पे फार्मर हैं और एग्रीकल्चर ही करते हैं तो ही आप एग्रीकल्चर लैंड बाय कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी इस टाइप की प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। अगर स्पेशल कंडीशन पे कोई ऐसा होता है तो आपको वहां अर्बन लोकल बॉडी से अप्रूवल लेनी जरूरी है। प्रदीप जी, जब ज़मीन लेने को लेकर रास्ता साफ हो ही गया है तो जाहिर है कि वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप भी होगा, बड़े निवेश भी होंगे। तो इंडस्ट्री को देखते हुए क्या कुछ वहाँ की प्लानिंग आप देखते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री वहाँ पर होगी, या हर तरह की इंडस्ट्री जो पूरे भारत में चल रही है वो वहाँ पर सेटअप की जा सकती है? क्या कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं? देखिए दीपक, यहाँ पर नोटिफाई ऑलरेडी किया हुआ है इंडस्ट्रियल जोन्स को। अगर आप इंडस्ट्रियल जोन्स में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तो यस, आप वो खरीद सकते हैं, लेकिन उसको लेके अभी भी कुछ लॉज और क्लियर होने की जरूरत है। बाकी नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को वहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है कि पॉल्यूशन का वहां पर अब तक जो कि क्लीन एनवायरनमेंट के नाम से जो ज्यादा जाना जाता है जम्मू कश्मीर, तो उसको उसी तरह ही रखने का प्लान है। वहां पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपकी इंडस्ट्री पॉल्यूशन नहीं करती है तो आप वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू नोटिफाइड इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर। प्रदीप जी, अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ पर खेती की ज़मीन बेचने का कानून नहीं भी है वहाँ पर लोग गिफ्ट के ज़रिए, एक्सचेंज के ज़रिए या मॉर्गेज के ज़रिए प्रॉपर्टी को बेचने के तमाम तरीके निकाल लेते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में भी ये तरीका संभव होगा कि यहाँ पर ज़्यादा सख्ती की गुंजाइश है, ज़्यादा सख्ती यहाँ पर की गई है? देखिए, किसी भी टाइप का एग्रीकल्चर लैंड का जो कि फार्मर नहीं है उससे किसी भी टाइप से सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्गेज, इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। एक तरह से सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना के ट्रांसफर करना वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो ये आप क्लियर समझ लीजिए कि अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट वहां नहीं है तो आप इस टाइप की लैंड को बाय नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट के साथ साथ आपका वहां का डोमिसाइल भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं और भी फार्मिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप फार्मिंग करते हैं, आप फार्मर हैं तो आप वहां जाके प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसके लिए आपका वहां का डोमिसाइल भी होना जरूरी है।
एक और चीज़ साफ करिए प्रदीप जी कि मान लीजिए वहाँ पर कोई बड़ा लैंड ऑनर है जिसके पास बड़ी ज़मीन है, उनसे डेवलपर कांटेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो उनके लिए क्या कुछ विकल्प होगा? क्या ये आसान होगा? क्या जेवीज़ वहाँ पर एक आम आदमी के पास जिसके पास बड़ी ज़मीनें हैं उसके साथ संभव हो पाएगा? देखिए, अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो वहां पे किसी भी टाइप की डेवलपमेंट, चाहे उसके अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, आप ग्रेन स्टोरेज कर रहे हैं, आप वाटर टैंक बना रहे हैं, वेल बना रहे हैं, इन सब के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या तहसीलदार की परमिशन लेने की जरूरत है। आप सीधा डेवलपर को वो प्रॉपर्टी सेल करके, और डेवलपर वहां क्लोनाइजिंग नहीं कर सकता। मतलब एग्रीकल्चर लैंड के लिए अगर जब तक कन्वर्जन नहीं है, वहां तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा परमिशन नहीं दी गई है, और सबसे बड़ी बात है कि म्युनिसिपल एरिया के अंदर नहीं है, तो उस टाइप की कोई परमिशन भी नहीं मिलेगी। तो मतलब विदाउट परमिशन इस टाइप की किसी भी टाइप की क्लोनाइजिंग नहीं कर सकता है। प्रदीप जी, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा जो काफ़ी अहम भी है कि अक्सर हम देखते हैं जब कोई नया नियम आता है ज़मीन को लेकर तो एक दूसरा मार्केट भी उसी समय गर्म हो जाता है लोगों को ठगने का। जैसे कि लैंड पूलिंग को लेकर हम दिल्ली में देख रहे हैं कि लैंड पूलिंग को लेकर भी लोगों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है, चूना लगाया जा रहा है, तरह तरह की योजनाएं, पॉन्जी स्कीम चल रही हैं। ऐसे में कश्मीर में नए नोटिफिकेशन को आने के बाद क्या आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर कश्मीर में प्रॉपर्टी सेल को लेकर, बिक्री को लेकर तमाम तरह की स्कीम्स आएंगी? ऐसे में अगर किसी होम बायर के पास, किसी ग्राहक के पास इस तरह की स्कीम या इस तरह के कोई केस आते हैं तो उन्हें किस तरह से निपटना चाहिए, किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए दीपक, अभी आप देखें तो जब साल भर पहले की बात है, जब अनाउंस हुआ तो ये एक मैसेज फ्लोट होने लगा कि कश्मीर में प्रॉपर्टी मिल रही है। कुछ मजाक था और कुछ वाकई में फर्जीवाड़ा डेवलप होना शुरू हो गया था। तो इस टाइप की फर्जीवाड़े से आप अगर बायर हैं तो आपको बचना है, क्योंकि किसी भी टाइप की क्लोनाइजर द्वारा अनऑथराइज्ड प्लॉटिंग वो इलीगल है, वायलेशन को तोड़ना माना जाएगा, और उसमें कहीं हद तक पनिशमेंट, पेनल्टी दोनों है। तो अगर कोई भी ऐसा क्लोनाइजर है जो विदाउट अप्रूवल्स प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदने की जरूरत है। आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी सेल डीड है या नहीं, और वहां लोकल अथॉरिटी में उसका लैंड यूज क्या क्लियर किया गया है, वो म्युनिसिपल एरिया के अंदर है या बाहर है, ये आपको देखकर समझकर ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। यानी जम्मू कश्मीर में अगर कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता है तो उसे किस तरह की बारीकियां बरतनी चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि अभी भी नोटिफिकेशन आने के बाद तमाम तरह की जो नियम हैं वो साफ नहीं है और जिनको साफ करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हालांकि एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी पहल है कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, एक नया रास्ता खोलने के लिए, एक नए तरह का डेवलपमेंट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही, लेकिन बिजनेस जगत की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।